जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। आज जनवरी 3, 2022। चारों तरफ घना कोहरा और मेरी प्रातःकालीन यात्रा गौ धाम की ओर। आज मुझे बहुत धीमे धीमे जाना होगा। मैंने इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट्स जला लिए हैं, हेडलाइट्स भी मेरी ऑन है। अब बहुत गंभीरता के साथ आज ड्राइव करनी होगी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। दृश्यता मुश्किल से 10 मीटर की होगी, उसके पार में कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। सर्दी अपने चरम पर है। शीत कालीन ऋतु का उत्कर्ष और मेरी गौ माताएं मेरी प्रतीक्षा में होंगी। अब मैं चल पड़ा एक बार पुनः श्री आनंदम गौधाम की ओर। एक प्रश्न हम सबके मन में उठता है। मैं आगरा से हूं कि इतनी गौ माताएं बाहर क्यों भटक रही हैं? आखिरकार इनको लोग अपने घर से छोड़ के देते हैं। आज हम भाव बात नहीं करेंगे, आज हम भाव यात्रा पर नहीं जाएंगे। गौ माँ मेरी माँ है, आप सबकी भी माँ है, पूरे विश्व की माँ है। इस भाव को अपने अंतस में रखते हैं। आज हम भाव के स्थान पर आज अर्थशास्त्र को आधार मानते हैं। We'll deal this problem with an economic thought. मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गौ माता जब दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद स्थिति ये हो जाती है कि हम इसको क्यों फीड करें? Why should we feed when she is not in a milking stage? मैं फिर से कहूँगा, मैं भाव में नहीं जाऊँगा। वो भाव तो मेरा भाव है, माँ का भाव है। आज हम अर्थशास्त्री की तरह बात करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आप गौ माँ ताकि अर्थशास्त्र पर जाइए। आई एम ट्राइंग टू राइट अ बुक ऑल्सो, और बहुत सारे लोगों ने लिखी भी होंगी, और मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ फैक्ट्स और फिगर्स पे। गौ माता को हम अपने घर में क्यों रखें, इस विषय पर बात करते हैं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, फायदे के दृष्टिकोण से। क्योंकि फायदा सब लोग यही कहते हैं कि इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा। तो जाहिर सी बात है, उनका प्रश्न ये भी आता है कि बिना दूध की गौ माता को रखने का क्या फायदा। प्रभु, भारत एक कृषि प्रधान देश है और गौ माता इस कृषि के मूल में है। प्लीज गो बैक टू द फ्लैशबैक। ट्रैक्टर्स नहीं थे हमारे पास, यूरिया भी नहीं था हमारे पास, रासायनिक कीटनाशक नहीं थे हमारे पास, रासायनिक खाद नहीं थे हमारे पास। हरित क्रांति से पहले की बात करते हैं। लेकिन उस समय भी हम अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते थे। लेकिन जितने भी किसान होते थे उनके घर में गौवंश हुआ करता था। दूध देने के लिए गाय, उनकी बछिया, उनके बछड़े, बैल, ये सब हुआ करता था। बैल वो कार्य किया करते थे जो ट्रैक्टर करते हैं।
अब यहाँ छोटी सी आप देखिए, अपना देखिए और देश का देखिए, क्योंकि देश भी तो हमारा है ना। आज ट्रैक्टर को चलाने के लिए आपको डीजल लाना पड़ता है, और प्रभु ये जो डीजल है ये विदेशी मुद्रा चुकाकर बाहर से लाया जाता है। यदि आप अपने घर में 2 बैल रखें और इस ट्रैक्टर को रिप्लेस कर दें या इसके उपयोग को कम कर दें, आप डीजल बचाएंगे। डीजल बचाएंगे, आप देश के लिए विदेशी मुद्रा बचाएंगे, आप देश के लिए कमाऊ सपूत हो जाओगे। दूसरी बात, ये जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं या फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, यूरिया है, डाई है, जिसका हम अपनी खेती में अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट ब्लाइंडली। अगर जरूरत है 10 किलो की तो हम 15 किलो लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें भी या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में या विदेश से लाया जाता है, विदेश से लाकर यहाँ रीपैक करके दिया जाता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हुई, फिर से आपने अपना घाटा किया, देश का घाटा। अब उत्पाद पर जाते हैं। हमारे जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, इवन दूध की बात करें तो इनसे बने हुए जो मिल्क पाउडर्स और ये सब हैं, ये विदेशी जो बाजार हैं उनमें चल नहीं पा रहे। हमारी सब्जियां नहीं चल पा रही। हमारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू बीट द हीट ऑफ द फॉरेन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। कारण because of the excessive use of chemical fertilizers, chemical pesticides, जो हमारे उत्पाद हैं कृषि के, उनमें भी उनका केमिकल रेजिड्यू रह जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के मानकों पर ये खरा नहीं उतरता है, ये कंप्लाई नहीं कर पाता है उन टेस्ट को। इसलिए हमें मजबूरन इन चीज़ों को यही करना पड़ता है। जब हमारे उत्पाद केवल हमारे देश तक सीमित रहेंगे तो उनका जो वैल्यू है वो तो कम होना ही है। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि अगर आप अपनी कृषि को गौमय बनाएंगे, अपने आंगन में गाय रखेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो दूध दे न दे, लेकिन गोबर तो अवश्य देगी ना, गौमूत्र अवश्य देगी। गौमूत्र और गोबर की मदद से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए। आप जितना गोबर आपके पास है उसके अनुसार आप गोबर गैस संयंत्र भी लगा सकते हैं। ये आपकी एलपीजी को रिप्लेस करेगा, फिर से आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और आपके देश को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। हमें इस ओर जाना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का जो अवशेष हमारे उत्पादों में आ रहा है, इनको ग्रहण करने के बाद हम नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। गौ माता के लिए भूसा नहीं है, ईश्वर करे कभी ऐसा नहीं हो, लेकिन इन्हीं वजह से यदि कैंसर जैसी बीमारी हमारे घर में किसी एक सदस्य को भी आ जाती है तो प्रभु आपने सोचा कितना खर्चा होगा। आपके पास नहीं है तो आप अपनी जमीन बेचेंगे, उधार लेंगे लोगों से, लेकिन इलाज तो कराएंगे ना। तो अगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य पर भी अगर जो आपका खर्चा होने वाला है, जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, उनको भी अगर ज़ीरो करना है, नो टॉलरेंस पे लाना है, मिनिमम करना है,
तो यदि जो हमारी दवाओं पर खर्च होने वाला है उसका यदि हम 10% भी गौ माता के भोजन पर खर्च करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे खेत भी स्वस्थ रहेंगे, सॉइल हेल्थ भी ठीक रहेगी। इन केमिकल फर्टिलाइजर्स और इन केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ आवर लैंड, वो भी गिरती जा रही है। हम बंजर भूमि की ओर यात्रा में हैं। हमारी जो उपजाऊ भूमि है उसे हम बंजर बनाने की यात्रा में हैं। इस यात्रा पर मत जाइए, वापस लौटिए। अपने खेतों को गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से बनी खादों से भर दीजिए। आपके खेत में फसलें लहलाएंगी, जो उत्पाद होंगे वो दिव्य होंगे और स्वास्थ्यदायी होंगे, और साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे। जैविक खेती पर आइए ना, कम टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आइए। मैंने प्रारंभ किया है 50 बीघा आलू मैं केवल गौ माता के गोबर से बने हुए वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद से मैं तैयार कर रहा हूँ। गौमूत्र से मैं जीवामृत बनाकर उन पर छिड़काव कर रहा हूँ। मैं कोई रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए प्रभु, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो इस गौ अर्थशास्त्र को समझिए। अगर सभी गौ माताएं अपने अपने घरों में होंगी तो हजारों लाखों करोड़ों रुपया प्रति ग्राम सभा पर जो इन गौ माताओं से आप अपनी खेतों की रक्षा के लिए तार के रूप में खर्च करते हो, वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि इन खेतों की रखवाली, गौ माता से इन खेतों की रखवाली के लिए जितना पैसा आप इन तारों, कटीले तारों को लगाकर मेड़बंदी में करते हैं खर्च, उसका यदि 10% भी आप अपनी ग्राम सभा में इकट्ठा कर लें, तो वहाँ जितनी भी गौ माताएं आपके आसपास हैं, जिनसे भयभीत होकर आपने अपने खेतों के चारों ओर कटीली तार लगाए, उनको एक स्थान पर रखकर उनकी सेवा की जा सकती है। जब तक ये आपके खेतों में फसलें हैं, अमूमन जहाँ मैं हूँ वहाँ जो खेतों में फसलें हैं वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहते हैं। बीच में सभी खेत खाली होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर से गौ माताओं को विचरण के लिए छोड़िए। वो आपके खेत में जाएंगी, वहीं पर गौमूत्र और गोबर देंगे, उनको घूमने दीजिए ना अपने खेत में। मैंने ऐसे ही किया था, और जब मैं वहाँ जाता हूँ अपने खेत पर, तो मुझे उसमें गौ शक्ति नजर आती है। जितने आसपास के लोग हैं वो सब देखने के लिए आते हैं। मेरा खेत सबसे ज्यादा लहरा है। मेरे खेत में जो आलू है ना, उस आलू के पौधे का जो पत्ता है उसका रंग दिव्य है, अद्वितीय है, सबसे ज्यादा हरा है। तो प्रभु, मैं तो चल पड़ा हूं ऑर्गेनिक खेती पर, जैविक खेती पर, गौमय खेती पर। आप कब जाएंगे? चलिए ना मेरे साथ, मिलकर इस देश को पुनः गौमय बनाते हैं। जय गोविंदा, जय गौ माता, जय गोपाल।